हेलो डीसी लर्नर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर 2018 में पूछे गए प्रश्न। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि खेल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कैसे बढ़ावा देता है। हमें पता ही है कि बच्चे अगर खेलेंगे तो उनका क्या होगा कि उनका जो विकास है फिजिकली भी होगा और उसका संज्ञानात्मक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा। सो प्रश्न में केवल पूछा गया संवेगात्मक विकास, इसीलिए हमने बात कौन सी करनी है, ओनली संवेगात्मक विकास के बारे में ही जानना है। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे बच्चे का संवेगात्मक विकास जो है शुरू होएगा। बच्चे जो है कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड में करें, चाहे वो घर पर करें, चाहे वो पाठशाला में करें, तो बच्चे का कौन सा जो विकास है, अगर बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसका संवेगात्मक कोग्नेटिव जो विकास है वो होना ही होना है। कोग्नेटिव ये विकास बच्चे का होगा ही होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं संवेगात्मक विकास। अगर बच्चे ने देखिए यह यहाँ से है तो आउटडोर गेम, ये बच्चे क्या हैं, फिजिकली गेम कर रहे हैं, बाहर कोई गेम भी कोई भी खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों को खुशी मिलती है, एक साथ सोशलाइजेशन होता है, बच्चे की सामाजिकता होती है, एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना आती है, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना आती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं जब भी कहीं पर भी मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें भावात्मक विकास भी होता है, सहयोग की भावना भी आती है, भाईचारक साझ की भावना भी आती हैं और सामाजिकता की भावना भी आती है। इसीलिए हमने यह पिक्चर के माध्यम से जाना कि कैसे बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। आइए इसकी इसी टॉपिक के बारे में ही हम आगे चर्चा करते हैं। आगे है हमारे पास, ये देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से मैंने यह समझाना चाहिए कि ये इस बच्चे के पास है फ्लावर्स, इस बच्चे के पास है कोई वेज जैसे ऑनियन टाइप, इस बच्चे के पास है टमाटो और कैरेट, गाजर है। बच्चे ने खुशी प्रकट करी, जिस बच्चे को कोई कोई भी जो सब्जी पसंद थी उसने वो सब्जी उठा ली। जैसे इस बच्चे को फ्लावर पसंद थे इसीलिए उसने फ्लावर उठा लिए। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको आपस में यह क्रिया करते समय दिल से शांति मिली, दिल से सुकून मिला और उनको मानसिक जो उसका दिमागी खुशी मिली। हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का संवेगात्मक विकास है हर एक एक्टिविटी करने के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। हम आगे जानते हैं इसी के बारे में ही। आगे है हमारे पास, ये बच्चा क्या है, एक पतंग लेकर जा रहा है, एक काइट को क्या लेकर जा रहा है और उसके पीछे पीछे उसके जो दोस्त हैं वो भाग रहे हैं। भागने से क्या होगा, भागने से तो उनका फिजिकली विकास होगा लेकिन साथ ही उनका जो मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि बच्चे जानेंगे कि आकाश में जो पतंग है वो क्यों उड़ती है, उनके उड़ने का कारण क्या है, वो पतंग कितनी दूर तक जा सकती है, वो बादलों से टकरा सकती है कि नहीं। बच्चे को यह बात सोचने के लिए मजबूर कर देगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसका जो विकास संज्ञानात्मक है प्रत्येक एक्टिविटी में होना ही होना है। यह संभवता ही है कि जो विकास है वो होएगा ही होएगा। आगे है हमारे पास 6 ऐसी खेल क्रियाएं, 3 भीतरी और 3 बाहरी। हम जानेंगे कि भीतरी गेम्स कौन सी होती हैं और बाहरी गेम कौन सी होती है। भीतरी गेम्स जो पाठशाला में या घर पर किसी रूम या किसी वेड़े में अंदर जो खेली जाती है, जैसे हमारी लॉबी में खेली जाए, और जो बाहरी गेम है जो ग्राउंड में खेली जाती है जिसमें बच्चे का फिजिकली, बाहरी गेम है यहाँ पर बच्चे का क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, शारीरिक। और जो भीतरी गेम है वहाँ पर बच्चे का कौन सा विकास होना है, वहाँ पर बच्चे का होगा मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास होगा। हम जान सकते हैं कि बच्चे हैं जो वो केवल भीतरी ही नहीं, बच्चे बाहरी गेम भी खेलते हैं। अगर भीतरी गेम खेलेंगे तो बच्चे क्या है, जल्दी बोर हो सकते हैं, जिसके
कारण उनमें हीनता की भावना आ जाती है और बच्चे क्या हैं, जिद्दीपन अख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा भीतरी और बाहरी दोनों तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल होती है हमारी भीतरी गेम और एक्सटर्नल होती है बाहरी गेम। बच्चों को प्रत्येक प्रकार की गेम्स है जो खिलानी चाहिए और विभिन्न जो बच्चे के क्षेत्र हैं विकास के, वहाँ पर बच्चों को क्या है, हेल्प मिलती है, उनका विकास होता है। विकास के किन किन विभिन्न क्षेत्रों का विकास होता है, इसीलिए हम जानेंगे कि कौन सी गेम खेलने से बच्चे का कौन सा विकास है जो वो बढ़ता है। आगे हम देखते हैं। यह देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं सांप सीढ़ी की गेम खेल रहे हैं। गेम खेलने के साथ साथ उनका कौन कौन सा विकास हो रहा है, देखिए ना बच्चे कितने खुश हैं, बहुत खुश लग रहे हैं बच्चे। बच्चे का क्या हो गया, मानसिक विकास हो गया। दूसरा, बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं, मिलजुल कर खेल रहे हैं। मिलजुल कर खेलने से उनसे उनकी कौन सी भावना का जो विकास हो रहा है, उनमें भाईचारा, एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना का है विकास हो रहा है। और बच्चे क्या है, मिलजुल कर खेल रहे हैं। मिलजुल कर खेलेंगे तो उनका कौन सा विकास होगा, तो उनका भाईचारक विकास होगा। बच्चे सामाजिकता लेकर आएंगे और बच्चों में अपनापन होने की भावना आ जाएगी और बच्चे क्या हैं, बहुत ही दिमाग के इस गेम से दिमाग के बढ़ने की आवश्यकता जरूर होती है। जैसे कि हम कह दें कि बच्चे जो हैं खेल तो रही हैं, बच्चों ने रुचि दिखाई, अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों का विकास भी तो हो रहा है ना। बच्चों का संज्ञानात्मक, बच्चों का कौन सा विकास हो रहा है, कोग्नेटिव विकास, कोग्नेटिव विकास है जो बच्चों का वो हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे हैं जो इंडोर गेम में, भीतरी गेम में भी इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि बच्चों का प्रत्येक प्रकार का जो विकास है इंडोर में भी संभव है। लेकिन इंडोर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ थोड़ी बहुत फिजिकली एक्टिविटी भी हो जाए, तभी बच्चे का जो साथ में फिजिकली ग्रोथ है, फिजिकली विकास है, वो भी बढ़ता जाएगा। आगे है हमारे पास शतरंज, जिसे हम इंग्लिश में चेस भी बोलते हैं। चेस की गेम, हमें भी पता है कि चेस की गेम खेलने पर बहुत ही ज़्यादा हमारा दिमाग है जो वो खोलना पड़ता है। दिमाग को जो पूरा खोलना पड़ता है, तभी बच्चे हैं जो इस गेम को प्ले कर पाते हैं। अगर वो अपने दिमाग को खोलेंगे तभी उनको पता चलेगा कि आगे हमने कौन से स्टेप पर जाना है और कहाँ से हमारी बीटी ना कटी जाए। इसीलिए हर एक बात का उन्होंने ध्यान रखना है। सो बच्चों का मानसिक विकास है जो अपना कोग्नेटिव विकास, कोग्नेटिव डेवलपमेंट है जो बच्चे की, वो शतरंज खेलने से, चेस खेलने से क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। आगे है हमारे पास एक और भीतरी गेम, वो कौन सी है, बच्चे अपने खिलौने और बॉल्स से खेल रहे हैं। क्या होते हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और खेलने से ही वह खुश हैं, खुशी के कारण वह अपनी गमियों को भूल जाते हैं। कभी कभी तो बच्चे ऐसापन भी लाते हैं कि बच्चे भूख ही भूल जाते हैं, खाना पीना ही छोड़ देते हैं, इतना गेम में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भीतरी गेम्स हैं वो बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए बच्चों को कोई ना कोई भीतरी गेम है जो भीतरी खेल है वो करवाते ही रहना चाहिए, तभी बच्चे का जो है मानसिक विकास बढ़ता ही जाएगा। आगे है हमारे पास एक और भीतरी गेम, पूछी तो उन्होंने 3 ही थी, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में जब भी कोई ऐसा प्रश्न उठकर आए तो आप उसका रिप्लाई जल्दी से दे सकें और भीतरी गेम के बारे में आपको सोचने के लिए मजबूर ना होना पड़े, आप फट से उसका उत्तर दे दें। ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसी अनुमान से मैं आपको यह काम करवा रहा हूँ। ये आज पहले जो पेपर का लास्ट सेशन ही है, इसके बाद मैंने सेकंड शुरू कर देना है और एग्ज़ाम के नज़दीक जाकर आपके मॉक टेस्ट भी मैं डालता रहूँगा, ताकि आपको एक मेरे मॉक टेस्ट करने से ही सारी रिवीजन जो है दोबारा से हो जाए और आप अच्छे से पेपर कर कर अच्छी जॉब प्राप्त कर लो। हमारे पास है आगे, हमारे पास है जो बच्चे हैं जो पज़ल गेम खेल रहे हैं। पज़ल में क्या होता है कि बच्चे जोड़ रहे हैं अलग अलग बॉक्सेस को, उनको पता है कि किस जगह पर कौन सा बॉक्सेस आना है और बच्चों ने यह खिलारा डाल रखा है अलग अलग बॉक्सेस का। और बच्चे यहाँ पर देखिए,
ये एक रेक्टेंगुलर शेप में, आयत शेप में क्या है, जोड़ना शुरू कर दिया है। इन्हीं में बच्चे, ये तीनों बच्चों का क्या लग रहा है, हम भी जानते हैं बच्चों का क्या लग रहा है, दिमाग लग रहा है। दिमाग से उनका कौन सा विकास होगा, कोग्निटिव मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, और एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, और बच्चों का कौन सा, सहयोग की भावना भी बच्चों में उजागर होगी। सो आइए हम आपको अब आउटडोर गेम्स जो कि बच्चे ग्राउंड में खेल सकते हैं, जहाँ बाहर अपने आंगन में खेल सकते हैं, जहाँ गली में खेल सकते हैं, जहाँ बच्चों की सेफ्टी हो, दुर्घटना ना घटे, इस जगह पर ही खेलना बच्चों के लिए अच्छा होता है। आउटडोर गेम्स में क्या है, रोप, जो बच्चे की उछल कूद करते हैं रोप से, इससे बच्चे का कौन सा विकास हो रहा है, ये बच्चे का, हम तो पहले नंबर पर, सबसे पहले आउटडोर पर कौन सा विकास होना है, फिजिकली। बच्चे का जो है फिजिकली विकास होना ही होना है, शारीरिक विकास होगा उसका, और मानसिक, उसको खुशी मिल रही है कि वो जो रोप है उस पर कूदने के लिए तत्पर है, मतलब कि कूदने के लिए तैयार है और कूदा भी जा रहा है। इससे उसको दिमागी खुशी भी मिलेगी, और बच्चे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास भी है जो वो भी बढ़ावा देगा। हम आगे जानते हैं। आगे हैं हमारे पास, बच्चे भाग रहे हैं किसी गार्डन में। सो बच्चे भाग रहे हैं, एक तो साथ में है, उनमें कौन सी विकास हो गया, भाईचारक साझ हो गई उनमें, और उसका सामाजिक विकास हो गया, सहयोग की भावना आ गई। दूसरा नंबर, बच्चों को खुशी मिल रही है, उनका भावात्मक विकास भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, बच्चे क्या फिजिकली ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं, बच्चे क्या है शारीरिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे क्या हैं, भाग रहे हैं, और उनके जो हाथ पैर बाजू वगैरह हैं उन पर असर पड़ रहा है, और उनकी मांसपेशियां जो हैं मजबूत हो रही हैं और बढ़ रही हैं, उनके मसल्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे हमने परीक्षा की दृष्टि से अगर 5 नंबर का प्रश्न आया तो हमने छोटा सा बनाकर उसका उत्तर दे देना है। अगर 10 नंबर में यही प्रश्न आता है तो हमने फिर अलग अलग विकास हैं जो प्रत्येक गेम के, जैसे हम आउटडोर की ये गेम कह दें कि भागने की गेम है, खेल कूद की गेम है, अलग अलग पॉइंट बना देने हैं कि कौन सा विकास होगा, फिजिकली जो शारीरिक विकास होगा बच्चे का, मानसिक विकास, उनका कोग्निटिव विकास हो रहा है, संवेगात्मक उनका इमोशनल विकास हो रहा है, सहयोग की भावना, व एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। याद रखना कोऑपरेट, मैं कोलैबोरेट नहीं कह रहा, कोऑपरेट कह रहा हूँ, इंग्लिश में इसे कोऑपरेट ही कहेंगे। कोलैबोरेट जो है वो बच्चे खुद ही करते हैं, और जो कोऑपरेट है वो क्या अपने आप में सहयोग की भावना लेकर आते हैं। जैसे बच्चों का हम क्या अलग अलग टाइप्स के स्क्लोडिंग कर सकते हैं बच्चे की। पहली वीडियो में भी जैसे हमने जाना ना कि स्फाइलोकोडल जो बच्चे हैं सिर से लेकर, हेड से लेकर टू तक, पैर के अंगूठे तक फैलते हैं, और प्रॉक्सी मॉडल में क्या होता है, जो बैकबोन है वहाँ से आगे की ओर, पीछे की ओर, बाजुओं की ओर बच्चा बढ़ता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉक्सी मॉडलिस्ट। आगे हैं हमारे पास, ये एक चार्ट मैंने बना दिया आपके लिए, जो सभी आउटडोर गेम्स हैं कहाँ कहाँ खेली जाती हैं, बाहर ही खेली जाती हैं सभी आउटडोर गेम। जैसे हमारे पास है टेनिस की गेम है, टेनिस हो गया, हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल हो गया, इधर हमारे पास एथलेटिक्स है। मतलब प्रत्येक गेम जो भी आपको यहाँ पर शो हो रही है, क्रिकेट हो गया, गोल्फ हो गया, साइकिलिंग, शूटिंग, आर्चरी जो तीर कमान चलाते हैं, वो सभी गेम्स हैं जो ये आउटडोर होती हैं। इनमें बच्चे का फिजिकली विकास भी होगा, संज्ञानात्मक भी, और अगर जब बच्चे टीम वर्क कर रहे हैं तो उनका संवेगात्मक और भावात्मक, और साथ ही भाईचारक साझ और सोशलाइजेशन भी होना ही होना है। आगे है हमारे पास, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि बच्चों के लिए किसी भी खेल क्रिया को आयोजित करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम शिक्षक हैं तो हमें कौन सी बात पाठशाला में ध्यान पर रखनी चाहिए, अगर हम पेरेंट्स हैं
ये परीक्षा की दृष्टि से ही पूछा जाएगा प्रश्न। अगर आप पालनकर्ता हो, अगर पालनकर्ता माँ बाप हैं, तो उनकी दृष्टि से बताना होगा कि कैसे बच्चे घर पर गेम खेलते हैं और उनका कैसे हम ध्यान रखेंगे। अगर हम पाठशाला में अगर शिक्षक के तौर पर, शिक्षक की दृष्टि से उन्होंने पूछ लिया, तो हम बताएंगे कि कैसे हमने पाठशाला में बच्चे का है जो गेम खेल रहे हैं उनका ध्यान कैसे रखेंगे। सो हम जानते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बच्चों को जो क्रिया करवा रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है। हम जानते हैं ना, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हमारी मंजिल क्या है, हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम बनेंगे क्या। सो हम जो भी गेम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि जो बच्चों को खिला रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है, बच्चों का कौन सा विकास करना है हमने। ऐसा थोड़ी ना कि हम कार्ड्स खिला दें, कार्ड्स खिलाने से बच्चा क्या है, गैम्बलिंग करने लग जाएगा, तो बच्चा तो क्या हो गया, हीनता का शिकार हो गया, बुरे कामों में फंस गया। इसीलिए बच्चे को अच्छे अच्छे कामों के लिए अच्छी अच्छी गेम खिलाएं, ताकि बच्चे का जो है फिजिकली और कॉग्निटिव दोनों विकास हैं जो साथ साथ होते रहें। सबसे पहले है हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि यह कैसे सीखेंगे, बच्चे जो गेम खेल रहे हैं वह कैसे सीखेंगे। हमें उसका विषय वस्तु तैयार करना होगा कि वो सीखेंगे कैसे, इस पर विचार करना होगा। फिर जो सामग्री है देखना होगा कि जो बच्चे गेम खेल रहे हैं उनका बैट है, चाहे बॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे साइकिल है, वो कैसा है, वो अच्छा है या नहीं। और उसके बाद यह देखना होगा कि वो कब बच्चे को ठेस पहुंचाने वाला तो नहीं, बच्चे को कोई चोट तो नहीं लग सकती उससे। यह सामग्री हमारी ऐसी होनी चाहिए कि इनकी नुक्करें वगैरह नुकीली हैं जो वो नहीं होनी चाहिए। इन बातों का हमने क्या है, ध्यान रखना है। आगे है हमारे पास एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि बच्चों को जो गेम हम खिला रहे हैं इसका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि बच्चे को कौन सा विकास हो गया। अगर हमने गेम खिलाई है, आज बच्चों को हमने हॉकी खिलाई है, सो बच्चों को मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे को क्या किस प्रकार का विकास हुआ है। ऐसे ही हम कहते हैं कि लक्ष्य, उदाहरण के लिए हो सकता है कुछ बच्चे कुछ जानवरों से परिचित हो जाएंगे। अगर हम कोई जानवरों वाली गेम है बच्चों को खिला दें, कार्ड्स पर कोई जानवर बने हुए हैं, बच्चों को कोई कविता पढ़ा दें जानवरों की जैसी, सो बच्चे को पता हो कि ये कबूतर होता है, ये तोता होता है, ये मैना होती है, और ये बकरी होती है, ये ऊँट होता है, ये हाथी होता है। सो हमने क्या हो गया, बच्चे की क्या पहचान बना दी, बच्चे की क्या पहचान बना दी। बच्चों को नाम जानने आगे पहचान से कि बच्चे अपने आप ही फिर आगे जो गेम खेलेंगे वो, अगर हम उनको दोबारा यही गेम रिपीट कराएंगे तो क्या है, बच्चे यही कहेंगे कि वो तोता है, वो कबूतर है। बच्चों के पास क्या है, सभी नॉलेज है गेन होनी शुरू हो जाएंगी। जो बच्चों का शब्द भंडार है दिमाग में वो क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे हम जानते हैं, आगे है हमारे पास जो गेम खिलानी है या कोई भी कार्य करवाना है, सो क्या होना चाहिए कि बच्चे को हमने पहले जानना है कि पूर्व ज्ञान कितना है, कि बच्चे को जो पहले कितना ज्ञान है। हमें कोई भी क्रिया करवानी है तो बच्चे को पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए। क्या कि अगर बच्चे को उस खेल के बारे में पहले से थोड़ा बहुत मालूम है तो बच्चा क्या है, इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर नई गेम है तो उनके पास दो है, जैसे वो तकड़ी के तराजू होते हैं ना, कि दो दो टाइप की तकड़ियाँ होती हैं, या तो बच्चा हिंसा का शिकार हो जाएगा या रुचि दिखाने लग जाएगा। लेकिन आप ऐसी कोशिश करें कि बच्चों को जो गेम खिलानी है उसके बारे में थोड़ा बहुत बच्चों को पहले से मालूम हो। बच्चों को आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बीच बीच में उनकी बातें सुनकर जान सकते हैं, आपको पता चलता ही रहेगा कि बच्चे का कौन कौन सा विकास हो रहा है और बच्चे को क्या क्या जान पहचान होनी शुरू हो गई है। जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसका लाभ जो है बच्चे को होना चाहिए, तभी हमारी जो शिक्षा है, तभी हमारा जो एक टीचर बनने का सपना है पूरा होता है। अगर हमारे द्वारा कराई गई प्रत्येक एक्टिविटी बच्चे को समझ में आ रही है तो हमने कोई भी क्रिया अगर बच्चे को करवाई है, को क्रिया की जो समाप्ति है उसके बाद हमने यह प्रश्न जरूर पूछने हैं बच्चे से, क्रिया के आधारित, कि जो जो बच्चे को हमने पढ़ाया और वह हम बच्चे को कुछ आया कि नहीं। वो एक उदाहरण है ना, अगर सारी रात हमने रामायण पढ़ी और सुबह हमें यही नहीं पता कि राम सीता कौन थी। सो हमें यह जानना जरूरी है कि जो बच्चे को हमने करवाया है काम
वो कैसा है, बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया। जैसे हम उदाहरण के लिए पौधा उगाने के संबंधित बीज बोने की क्रिया बच्चे से करवा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को पता हो कि बीज बोने से पौधा उगेगा। सो हमें डायरेक्ट फल या फूल नहीं पैदा होंगे। सो इसीलिए इस टाइप की बच्चे को क्रिया करवाएं कि बच्चे को जो है प्रत्येक बात जो स्टेप बाय स्टेप पता चलती जाए। एक और इसकी उदाहरण है हमारे पास कि दिवाली है जो, उसके बारे में पहले बच्चे को समझा दें, बाद में सभी दृश्य के कागज़ जो हैं छोटे छोटे वो बच्चे को दिखा दें और बाद में उनको मिक्स कर दें और बच्चे को कहें कि इसको सीक्वेंस वाइज लगाओ। सीक्वेंस वाइज लगाकर बच्चा बताएगा कि दिवाली का त्यौहार जब शुरू करते हैं कैसे होगा, कैसे मनाया जाता है, क्या कुछ खाया पिया जाता है। अगर एंड वाली बात अगर पहले बच्चे ने बता दी तो हमारे पढ़ाने का वह मकसद ख़त्म हो गया, हमें अच्छे से पढ़ाना नहीं है। इसीलिए सीक्वेंस वाइज अगर बच्चा जो जो दृश्य हमने पढ़ाए थे बच्चा वह कार्ड हैं जो एक साथ क्रम में लगाता जाएगा, तो बच्चे क्या हैं हमारी बताई हुई बात पर अच्छे से क्या हैं गौर कर रहे हैं और बच्चों को हमारी बताई हुई बात है जो अच्छे से समझ में आ रही है। आगे है हमारे पास परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, शाला पूरा वर्ष के बच्चों के लिए एक अनुसूची तैयार करनी है कि बच्चों को ये टाइम टेबल तैयार करना है। वो कैसा होगा टाइम टेबल, ये लास्ट स्लाइड ही है आपके लिए। इसके बाद मैंने मॉक सेशन ही लेने हैं, वो एग्ज़ाम के नज़दीक जाकर ही लूँगा, इसीलिए आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। हमारे पास है सबसे पहले अनुसूची में टाइम टेबल हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हमारी पाठशाला खुलती है 9 बजे सुबह खुल जाती है, प्रातः 9 बजे, 9 से 10:30 बजे तक हमने क्या क्या कराना है, अलग अलग समय पर बच्चों को केंद्र में आना। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे केंद्र में आना शुरू कर देंगे। बच्चों को पहले तो प्रसन्नता पूर्वक मिले, बच्चों को खुशी खुशी से नमस्कार बुलाएं और उनको कहें कि आगे भी जब कल से आए तो हम आपको हमें नमस्कार बुलानी है, इस टाइप बच्चे को सिखाएं। और उसके बाद क्या होगा कि बच्चे को क्रियाएं करवाएं, चाहे गुटके की पहेलियाँ, मोती, डोरी, मिट्टी आदि इस तरह की कोई भी हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे माला में मोती परो दें, डोरी से के साथ खेलना, मिट्टी के कोई बर्तन बनाना, मिट्टी के साथ खेलना। जैसे मिट्टी बच्चे होते हैं ना, मिट्टी के गिलास भर के उसको उल्टा देते हैं, जिसके कारण एक आकृति गिलास की तैयार हो जाती है और बच्चे को बहुत खुशी मिलती है कि मैंने घर बनाने की गेम खेल ली। आजकल तो मिट्टी में हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रकार के बच्चे जो मिट्टी से क्या एलर्जी खाते हैं, इसीलिए उनके लिए मिट्टी की जगह कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्ले, जो कि आर्टिफिशियल क्ले आजकल जो है दुकानों से ही मिल जाती है, बुक स्टोर से। आगे है हमारे पास 10:30 से 10:50 तक हमने क्या करना है, बच्चों को कोई भी गीत, बाल कविताएं से क्या है बच्चों को एक सॉन्ग में गाने की, एक लय में गाने की भावना प्रकट होती है। 10:50 से 11:30 तक हमने क्या करना है, अल्प आहार। कार्यकर्ता को कुछ बच्चों को, अल्प आहार का मतलब क्या होगा कि बच्चे को रेस्ट देकर कुछ रिफ्रेशमेंट देनी, कुछ भी खाने को देना। खाने के लिए क्या होगा कि जो कार्यकर्ता है, कोई शिक्षक है, उसको हेल्प करनी होगी बच्चों के खाने पर। और हेल्प कैसे करेगा, वो बच्चे को चटाई बिछा कर देगा आराम से, जहाँ पर बच्चे खाना खा सकें और अन्य बच्चे जो खेलना भी चाहें तो खेल सकते हैं, जिसको हम पंजाबी में क्या बोल सकते हैं, अद्धी छुट्टी, हाफ टाइम। यह ऐसा ही बोला जाता है आम भारत के स्कूलों में, हाफ डे उनको कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे क्या है रिफ्रेशमेंट और रिलैक्स भी होते हैं। आगे है हमारे पास 11:30 से 12:30 तक क्या करना है, बच्चे को बाहरी मुक्त खेल, मतलब कि कोई भी ग्राउंड पर एक्टिविटी करवानी है। उसके बाद 12:30 से 1 बजे तक कहानी सुनानी। यह कहानी ऐसी हो कि बच्चा इसमें रुचि दिखाए। 11 से 3 बजे तक आप भी जानते कि बच्चे छोटे हैं, इसीलिए उनको थोड़ी देर बाद ही भूख लगने लग जाती है, जहाँ उनको विश्राम की ज़रूरत होती है। सो आप उनको थोड़ा बहुत खाना भी दें और विश्राम के लिए थोड़ा टाइम भी निकालें ताकि बच्चा रेस्ट कर सके। और यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, अगर
इस टाइम पर बच्चा विश्राम लेगा तो यहाँ पर हम अल्पाहार बच्चे को खाना देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, बारी गेम खिलाएंगे बच्चे को 3:45 से 4:30 तक। ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है यही लेना है। सो बच्चे को आप कोई भी टाइम ले सकते हो। 5 बजे तक आपको क्या करना है, बच्चे को हाथ मुंह धुलाना और घर वापसी के लिए तैयार करना है कि आपको छुट्टी होने वाली है, और आपके माता पिता आ सकते हैं आपको लेने। या कई बार क्या होता है कि शिक्षक खुद भी घर छोड़ने के लिए बच्चों को जाता है, इसीलिए उनकी तैयारी करवानी है ताकि बच्चे साफ़ सुथरे होकर घर पर जाएं, क्योंकि बच्चों ने बारी मुक्त गेम्स प्ले की हैं, हो सकता है बच्चों के हाथ मुंह गंदे हों, इसीलिए हमने क्या करना है, उनको वॉश करवाना है और बच्चों को घर जाने के लिए तैयारी करवा देनी है। हम आगे जानते हैं। ठीक जैसे पहले हमने समझाया आपको कि शाला पूर्व बच्चे की अनुसूची तैयार कीजिए, वैसे ही है हमने 13 से 36 माह का जो बच्चा है, 1 साल से लगभग 3 साल तक का बच्चा, उसके लिए सूची तैयार करनी है। ठीक वैसे ही हमने बच्चों की रुचियों को लेकर कैसे कैसी जो रुचि तैयार करनी है, यह आपने ध्यान से इसको पढ़ लेना है कि हमने 9 से 10:30 तक क्या करना है, 10:30 से 11 बजे तक क्या करना है, 11 से 12 बजे तक क्या करना है। ये आप यहीं से ही रीड कर लें ताकि आपको पता चल जाए। ये एक उसी ऊपर वाले क्वेश्चन की क्या है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी है, इसको अच्छे से देख लें और पढ़कर जाएं ताकि पता चलता रहे। बच्चे को आहार में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दूध पूरक आहार, दूध भी दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों को कोई भी क्रिया करवानी है तो बच्चों को ऐसी क्रिया करवाएं कि बच्चे रुचि दिखाएं। ये ना हो कि बच्चे बोर हो जाएं, बोर होंगे तो हीनता का शिकार हो जाएंगे, जिस वजह से कि बच्चे क्या हैं, इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, अपनी रुचि लेना बंद कर देते हैं। आगे हम जानते हैं, हमारे पास है मूल्यांकन शब्द क्या है। मूल्यांकन शब्द जो है ये बहुत ही जटिल शब्द है। मूल्यांकन का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन भी बोल देते हैं। बच्चों को क्या समझ में आया इसकी हमने एवेल्युएशन करनी है। ये एवेल्युएशन पहले क्या होता था, ओनली परीक्षा लेते थे और बच्चों की लास्ट के साल के अंत में उसकी एवेल्युएशन कर देते थे, लेकिन अब यही नहीं है। अब बच्चे की एक एक महीने एक एक हफ्ते की मूल्यांकन होता है, चाहे वो उसका मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। ये भी जाना जाता है कि बच्चा कितने टाइम में कितना बड़ा, कितना उसका ग्रोथ हो रहा है, कितना उसका जो आईक्यू लेवल है वो भी जानते हैं कितना बढ़ रहा है, वो गेम्स में कितना प्ले अच्छा करता है, वो जो हम काम देते हैं घर का होमवर्क होता है उसको कितने ढंग से और कैसे कर रहा है, ये मूल्यांकन है। अब जो है गवर्नमेंट के द्वारा पूरे साल का ही निर्धारित कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 80 नंबर का एग्ज़ाम होता था और 20 नंबर की क्या होती थी, लास्ट में असेसमेंट लगा देती थी। अब क्या है, अब जो वो 20 नंबर की असेसमेंट लगनी है वो आपके पूरे साल के मूल्यांकन में से ही लगनी है। हमने जाना कि मूल्यांकन किस प्रकार होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि अब खेल क्रिया का मूल्यांकन करना है कि कोई भी क्रिया करने के बाद इस बात का मूल्यांकन आवश्यक करें कि कुछ बच्चे ने सीखा भी है या नहीं सीखा। बच्चे को रुचि, यहाँ पर बच्चे ने रुचि दिखाई या नहीं दिखाई, बच्चे को जो गेम है वो मज़ेदार लगी या नहीं लगी। इस प्रकार बच्चे का हम खेल क्रिया का भी मूल्यांकन करेंगे। वैसे ही हमारे पास बाल अनुरक्षण केंद्र का मूल्यांकन, जो हमारा पाठशाला है उसका मूल्यांकन करना कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ठीक ढंग से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का भी हमने ही खुद ही मूल्यांकन करना है। मतलब अब क्या हो गया कि प्रत्येक चीज़ का मूल्यांकन करना जरूरी हो गया है। आगे प्रश्न है हमारे पास, केंद्र का मूल्यांकन करते समय किन पहलुओं को हम ध्यान में रखेंगे। केंद्र का मूल्यांकन करना है हमने, जहाँ पर हम बच्चे को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो कार्यकर्ता हम क्या देखेंगे, कार्यकर्ता और बच्चों का अनुपात, मतलब कि एक कार्यकर्ता 30 बच्चों पर है या नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा कि 30 बच्चे हैं, अगर 30 से ज़्यादा हैं तो कार्यकर्ता ज़्यादा होना चाहिए। कार्यकर्ता की बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, बच्चे को क्या समझता है कार्यकर्ता, बच्चों से प्यार से बात करता है या नहीं। कार्यकर्ता का व्यक्तित्व,
मतलब कार्यकर्ता की पर्सनैलिटी कैसी है, कार्यकर्ता की जो दिख है वो अच्छे है या नहीं। अगर कार्यकर्ता खुद ही पुराने फटे कटे कपड़े पहन कर आएगा तो बच्चों को कैसे पढ़ा सकेगा, क्योंकि बच्चे तो उनकी ओर ही देखते रहेंगे। कार्यकर्ता का प्रशिक्षण एवं अनुभव, कार्यकर्ता के पास पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है, कैसे पढ़ाता है, यह देखना होगा। कार्यकर्ता का बच्चों के माता पिता के साथ कैसा व्यवहार है। अगर बच्चे छोड़ने आए हैं माता पिता, कार्यकर्ता उनको गलत बोलेगा तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे बच्चों का विकास थोड़ी ना होगा। जा कार्यकर्ता के पास बच्चे छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे ऐसे माँ बाप, माँ बाप तो उनको पढ़ाएंगे नहीं अगर कार्यकर्ता का जो स्वभाव ही अच्छा ना हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यकर्ता का बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार, मतलब कि कार्यकर्ता है जो बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा करता है या नहीं। अगर कार्यकर्ता ही खुद ही गालियां निकालता तो बच्चे तो वैसे ही पैदा होंगे ना, मतलब कि जो बच्चों का जो विकास है वैसे ही होगा, बच्चे घर पर भी गालियां निकालेंगे जाकर। इसलिए जो कार्यकर्ता है उसको यह चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, उनको कार्यकर्ता को खुद को अपना मूल्यांकन करना होगा कि मैंने अपने आप में कौन कौन से सुधार लाने हैं ताकि बच्चे अच्छे से विकास कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यक्रम, हमारा पाठ्यचर्या जो हमारा सिलेबस होता है वो क्या है, लचकीला होना चाहिए। हमेशा बच्चों की रुचियों जैसा होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चों को रुचि आए और बच्चे आनंद ले सकें। दिन भर की एक्टिविटीज़ अलग अलग होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है बोर ना हो सके। क्या दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक, मतलब कि यह बच्चे को विराम देना है, प्रत्येक जो है एक्टिविटी बच्चे को विराम जो है आप जरूर देते रहें। जगह जगह खेल सामग्री तथा उपकरण अच्छा होना चाहिए। हमेशा जगह जो जहाँ पर बच्चों ने खेलना है एनवायरनमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। खेल सामग्रियाँ वो अच्छी होनी चाहिए, उपकरण जिनसे बच्चों ने खेलना है या कोई एक्टिविटी करनी है वो अच्छी होनी चाहिए। स्वास्थ्य, जहाँ बच्चों ने कोई भी एक्टिविटी करनी है वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो। स्वास्थ्य के लिए, स्पेशल स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर क्या हो, सफाई हो, जिसके कारण ही बच्चे क्या हैं अच्छे से फल फूल सकेंगे। केंद्र परिसर तथा आसपास का क्षेत्र क्या साफ है या नहीं, ये आपने खुद ने डिसाइड करना है कि वो साफ ही होना चाहिए। खाना पकाने और खाने के लिए प्रयुक्त जो बर्तन हैं वो साफ हैं या नहीं, पीने का पानी है जो वो साफ और अच्छा है या नहीं, मुँह हाथ धोते हैं बच्चे या नहीं, ये इस बात का हमने क्या है खुद ने मूल्यांकन करना है केंद्र के दौरान। उपस्थिति, यह दैनिक कार्ड का भाग है। जब हमारा पोर्टफोलियो होता है, दैनिक कार्ड मतलब डेली का कार्ड जो प्रतिदिन, दैनिक मतलब डेली, वार्षिक मतलब साल बाद। सो केंद्र में कितने लड़के तथा लड़कियां रोजाना आते हैं, केंद्र में क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी कभी आते हैं, ये हमने पोर्टफोलियो तैयार करना है कि कौन से बच्चे जो डेली आते हैं और लड़के और लड़कियों की गिनती समान है या लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां ज़्यादा हैं। सो अगर लड़कियों की संख्या कम है तो हमने क्या है समाज में जाकर यह उजागर करना है कि जो है आप लड़कियों को भी स्कूल पर भेजें, उनका भी बराबर का ही अधिकार है शिक्षा लेने का। आगे है हमारे पास एक कार्यकर्ता का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान जो है रखना जरूरी है। सो यहाँ पर हमने तैयार किया है हाँ और ना, यह देखना जरूरी है। यह पोर्टफोलियो तैयार करेंगे हम। 1 से 15-20 मतलब क्या हुआ कि अगर एक टीचर है और 15 से 20 जो हैं बच्चे हैं, वो हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो यस, अगर बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक एक हैं तो उसे क्या करेंगे, नो करेंगे हम। ऐसे ही हमने आगे जानना है बच्चों तथा शिक्षकों का के बीच स्नेहपूर्ण संबंध, बच्चे और शिक्षक हैं जो उनके बीच में अच्छा संबंध है या नहीं। अगर है तो उसे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो उसे टिक कर देंगे। और आगे है हमारे पास स्टाफ की क्रियाएं जो हैं बाल केंद्रित, याद रखना हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही हमने देनी है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं देनी। हमने हमेशा बच्चे को ही केंद्र में रखना है। वो क्या है कि बच्चे के अकॉर्डिंग और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग है कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने है तो हाँ पर, नहीं है तो ना पर टिक कर देना है। कार्यकर्ता की मनोवृत्ति कठोर ना होकर लचीली है, अगर लचीली है मतलब कि अच्छी वाली है तो यस, नहीं है तो नो पर कर देना है। वैसे ही है हमारे पास
शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या नहीं? अगर करेंगे तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा ना, कि हम जानेंगे कि बच्चे को क्या क्या समझ आई है। आगे है हमारे पास, बच्चे केंद्र में तनाव रहित और प्रसन्न रहते हैं या नहीं? ये बताना है कि बच्चे जो हैं तनाव रहित, मतलब दिमागी लोड है जो उनका वो कम होता है या बढ़ता है, वहाँ पर टिक कर देना है। वैसे ही बच्चे शिक्षक को खोज व अवदेशन के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। बच्चे को खोज ह्यूस्टिक बनाना चाहिए। बच्चे को हमेशा क्या है, कोई ना कोई डिस्कवरी, बच्चा अगर डिस्कवरी में होगा, कोई चीज़ खोजेगा, तभी जो है बच्चे का हम कहेंगे कि अच्छे से विकास है जो वो हो रहा है। आगे है हमारे पास, कार्यकर्ता अभिभावक के लिए बैठक निर्धारित करता है या नहीं करता? मतलब कि जो उनके माँ बाप आएंगे उनके लिए कोई एक पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जो उसको ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसको ऑर्गेनाइज करके आयोजित किया है या नहीं किया। आगे हमारे पास, बच्चों को तथ्यों की जानकारी देकर तर्क के आधार पर, बच्चों को हमने क्या है, रीजनिंग के आधार पर बच्चों का जो दिमागी विकास है करना है। बच्चों को शिक्षक आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सहायता में काम करते हैं, मतलब कि एक दूसरे की सहायता में काम करते हैं या नहीं करते, ये बताना है। ये पोर्टफोलियो हमने तैयार करना है अगर हमारे पास ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं हमारी ये है लास्ट वीडियो इस पेपर की आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर ना आए तो आप हमारे क्या है नोट्स भी रीड कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट हम एक देंगे वो लास्ट में, जब आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे तब एक मॉक सेशन लेंगे, 2 घंटों का होगा लगभग। वहाँ पर हम आपको सभी जो सिलेबस है दोबारा से रिवाइज करवा देंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छे से पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि इससे हमें क्या है प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे की वीडियो बनाना जारी रखेंगे। धन्यवाद।